अब हम मंच पर स्वागत करना चाहते हैं अपनी बेहद खास मेहमान का, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि एक ऐसे दौर में जब हम पुरुषों का सबसे ज्यादा वर्चस्व देश की राजनीति में देखते हैं, ऐसे वक्त पर रेखा जी देश मतलब विश्व के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कैपिटल की, राजधानी की मुख्यमंत्री हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है बदलते वक्त के बारे में। सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात से करेंगे कि एक महिला होना क्या आपके लिए पॉजिटिव बना या वो आपके लिए सबसे बड़ी हार्डशिप्स की वजह बना? क्योंकि देखिए अब चर्चा क्या चलती है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि देखो अब तो महिलाएं बहुत वोट करती हैं, सबसे ज्यादा वोट शेयर महिलाओं का है, तो महिलाओं को खुश करना है और इसीलिए रेखा जी को सीएम बना दिया। ये वजह थी या ये वजह थी कि आपने बतौर कॉरपोरेटर, अगर मैं सही हूं, लगभग 3 बार आप रही और वहां पर आपने एमसीडी में लड़ाई लड़ी है, उसकी वजह से, मेहनत की वजह से बनी? देखिए, कहिए कुछ भी, पर मैं ये सोचती हूँ कि यदि देश की आधी आबादी को नेतृत्व दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, आगे बढ़ने के आयाम और आसमान छूने के मौके मिलते हैं, तो महिलाओं के लिए एक ना केवल सम्मान की बात है बल्कि अपने आप को प्रूव करने का भी मौका है। क्योंकि वैदिक काल से लेकर के आज तक महिलाओं को तो परीक्षा ही देनी होती है। इतनी सारी मेरी बहनें बैठी हैं, हर जगह आपको प्रूव करना पड़ता है कि यस यू आर कैपेबल। जबकि मैं ये मानती हूँ कि साहस का या निर्णय क्षमता का कोई जेंडर नहीं होता। आपके अंदर साहस है, आप निर्णय ले सकती हैं, आप मेहनत कर सकती हैं, तो स्काई इज़ अ लिमिट, आप कहीं भी पहुंच सकती हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि हम लोग अक्सर मान के बैठते हैं कि किस्मत की रेखा में जो लिखा है वो होगा, लेकिन मेहनत से अगर उस रेखा को बदला जा सके और दिल्ली की मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारी लड़कियों के लिए वो बहुत सारी प्रेरणा का स्रोत। आजकल दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है मैम, तो हमने सोचा कि बारिश पर थोड़ी चर्चा हो जाए। बारिश की बौछार है या मुसीबतों की बौछार है? क्योंकि दिल्ली वाले कई जगहों पर, अब आम आदमी पार्टी आप पर आरोप ये लगा रही है कि आपने मिंटो ब्रिज का जो पूरा इलाका है उसको एक नया राज्य बना दिया है। वो कह रहे हैं आपने मिंटो रोड स्टेट बना दिया है, वहां तो आप पानी नहीं जमने दे रहे, क्योंकि वहां से पीएम से लेकर सभी बड़े बड़े नेता गुजरेंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड वहां पर दिखेगा, लेकिन बाकी जगहों पर पानी जम रहा है। आपका जवाब? देखिए, ये आम आदमी पार्टी बेरोजगार हो गई है। अब उनको कुछ तो बोलना है, कुछ तो कहेंगे। मतलब मिंटो ब्रिज अगर डूबा हो तो देखिए मिंटो ब्रिज डूबा है, अब मिंटो ब्रिज क्लियर हो गया तो दूसरा चौक डूबा है, दूसरा हो गया तो तीसरा चौक डूबा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अंजना जी घर से आ रही हैं अभी सीधा, बारिश तो आ रही थी ना, रास्ते में कितना टाइम लगा? जाम मिला, जल भराव मिला? आपने अच्छा सच बताना पड़ेगा ना, ना ना, सच बताना पड़ेगा आपको। देखो, आपसे ज्यादा कौन प्रूव करेगा? देखिए, अब इसमें बात नहीं है, अब आपको बताना पड़ेगा कि रास्ते में, जिस रास्ते से आप आई, अब आप कहेंगे अंजना जी आ रही थी इसलिए आपने रातों रात वहां पे साफ करा दिया, या फिर वो मैडम आ रही थी रातों रात हो गया। अब कुछ भी किया, किसी के भी डर के मारे किया, अंजना जी के डर के मारे किया कि मोदी जी के लिए किया, पर दिल्ली का रोड अगर क्लियर होता है तो फायदा तो जनता को ही मिल रहा है। वाह, जो पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कर सकी, चलिए इतना शुक्र मानिए कि हमने आते ही कर दिया, तो भाई शाबाशी दे दीजिए। पर हम लोग मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ मैम, ये भी तो देखना पड़ेगा। नई दिल्ली के इलाके से मैं आपको दूंगी क्रेडिट कि सरदार पटेल मार्ग पर भी मुझे आज ट्रैफिक नहीं मिला, जबकि सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। जहां ट्रैफिक क्रेडिट ड्यू है मैं दूंगी, लेकिन अभी भी जो दिल्ली के दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अंडरपासेस में पानी भर रहा है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ। 27 साल का बैकलॉग है जो पिछली सरकारें अपने 12 साल के कार्यकाल में ठीक नहीं कर पाई। आज वो हमें ट्वीट कर करके बताती है, देखिए वहाँ पे भी पानी भरा है, देखिए वहाँ पे पानी भरा है, और हम तुरंत अपनी एजेंसीज को लगाते हैं, भाई जाइए, जा कर के काम करके आइए। काम भी होता है, चीज़ें ठीक भी होती हैं। यहाँ तक की मुसीबत हो गई है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को कि जैसे ही बारिश आती है तो उनको दिशा निर्देश है कि तुरंत खड़े हो जाइए, ऐसा ना हो कि बारिश आए, बरसे और पानी निकल जाए, बचे ही ना आपके वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए ना बचे।
तो तुरंत वो लोग सड़कों पे आते, सब लोग एक्टिव हो गए हैं, सबको दिशा निर्देश मिल गया कि तुरंत जाके वीडियो रील बना लीजिए, और पानी आधे घंटे में निकल ही जाएगा। अब निकल जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे, तो तुरंत वो लोग आते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे दिल्ली के खड़े होइए, आपका मैक्सिमम टाइम कितनी देर में वो पानी निकल रहा है, ज़रूर मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि ज़रूर नोट कीजिएगा और हमें बताइएगा। देखिए, पानी जब बरसता है तो नाले उसको लेने में टाइम ज़रूर लगाते हैं, पर पहली बार दिल्ली में सालों के बाद प्रॉपर डिसिल्टिंग हुई। कितनी की है आपने? 25,000 मीट्रिक टन हमने सिल्ट दिल्ली के नालों में से निकाली है, जो काम आज भी जारी है। लगातार डे नाइट शासन और प्रशासन दोनों काम कर रहा है, और कहीं भी समस्या होती है तो हम एक्टिवली उसको रिजॉल्व करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि आज हम 5 महीने में सब कुछ सॉल्व कर दिया हमने, परंतु हाँ, जागरूकता के साथ, शिद्दत के साथ हर एक उस पॉइंट को रिजॉल्व करने में सरकार लगी है, जो जनता के लिए मुसीबत है। अच्छा, हमारे रिपोर्टर तो वीडियो लेके खड़े नहीं रहते। मैं उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर कवरेज हो रही थी तो मैं स्टूडियो में थी। हमारे रिपोर्टर थे एक कनॉट प्लेस में, एक दूसरे बाहरी इलाके में, आउटर दिल्ली में। अब वो तो वीडियो नहीं बना रहे थे, वो तो लाइव थे मेरे साथ। 1 घंटे 1.5 घंटे बहुत पानी जमा था। जरूर होगा, मैंने तो खुद ही कहा, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 27 साल का बैकलॉग हमने 5 महीने में पूरा कर दिया, पर कॉन्टिन्यूसली दिल्ली में जितने भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, सरकार ने आते ही सबसे पहले उनका लिस्टिंग किया। हर एक वाटर लॉगिंग के पॉइंट का एक नोडल ऑफिसर तय किया गया, उसकी जिम्मेदारी तय की गई कि इसका प्रॉब्लम आपने रिजॉल्व करना है। एक दिन में कोई समाधान नहीं हो पाता। मिंटो ब्रिज पे भी अगर राज्य की मुख्यमंत्री को 4 बार जा कर के उस समस्या के समाधान के लिए कारण और निवारण समझना पड़ा, तो आप समझिए कि कितनी समस्याएं जिटल करके ये सरकारें गई हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर से, राज्य के लोगों को फैसिलिटी देने से कोई मतलब नहीं था। ट्वीट की राजनीति, फेसबुक मीडिया की राजनीति, अखबारों की राजनीति। कभी सड़कों पे उतर के देखा है उन लोगों ने कि कहाँ वाटर लॉगिंग होती थी? कभी ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं होती थी और आज हमने क्रिएट कर दी है, ऐसा है क्या? ये वो काम है जो वर्षों से चल रहा था, आज उससे बेहतर हुआ है, उससे ज़्यादा आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। क्रिएट तो आप ही के ज़माने में हुए थे जनाब, जो आप देखे गए, हम तो उसी को भुगत रहे हैं, उसी में से समाधान खोज रहे हैं। तो उनको तो एटलीस्ट कहने का कोई कारण नहीं है। जनता जो बोलती है उसकी तुरंत सुनवाई होती है, और लगातार समाधान की ओर सरकार काम कर रही है। ये कॉर्पोरेटर वाला अवतार ज़्यादा है या मुख्यमंत्री वाला? मैं देख रही हूँ ज़बरदस्त फायर आज दिख रहा है आप में। मतलब मुझे तो लग रहा है अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आ जाएं तो आप लोग आते ही तो नहीं बुलाया आपने? मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन आए और आमने सामने हम लोग बैठे, बातचीत करें, और मैं उनसे पूछूं कि आप ऐसा क्यों करके गए दिल्ली के साथ। आपको 12 साल मिले काम करने के लिए, इतना बड़ा मैंडेट, मतलब इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें, फिर 63 सीटें, इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद आपने जनता को धोखा क्यों दिया? वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी दिल्ली अधिकारी है, दिल्ली के लोग जिनका वो राइट बनता है, आपने उन्हें नहीं दिया। और आज आप यहाँ से चीं करें, वहाँ से चूं करें, तो ये ठीक नहीं है। आपको ये मानना चाहिए कि आपकी सरकार से जो काम नहीं हुए, आज वर्तमान की सरकारों को उन कामों को करना पड़ रहा है। ना केवल उन कामों को करना पड़ रहा है, बल्कि और भी जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी दिल्ली में, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है सरकार। और अगर अरविंद केजरीवाल ने सामने बैठे बैठे अचानक ये पूछ लिया कि रेखा जी, आपने तो शीश महल कह के मेरी कुर्सी ले ली, और आप भी अब एकदम भव्य, उन्होंने क्या माया महल कह रहे हैं आपके घर को, राजमहल कह रहे हैं, वो गिन रहे हैं कि आपके घर में कितना एसी लगा है। मैं 24 एसी। दिस इज ओपन इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू। अंजना जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, यहाँ के, मेरा घर कोई मुख्यमंत्री का घर नहीं है, जन सेवा सदन है। आप सब लोग किसी भी समय मेरे आइए घर पे। मतलब जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री होते हुए जो काम होने वाले नहीं थे, जो टेंडर प्रक्रिया में जुड़ नहीं सकते थे, 70 करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो आज जन सेवा सदन के ऊपर बात कहे तो जमती नहीं।
मेरे इस 1 महीने के ऑफिशियल रेजिडेंस पे हजारों लोग आकर के गए। मैं इनमें से किसी से भी पूछना चाहती हूँ, क्या उनके कार्यकाल में कभी उन्होंने सीएम महोदय के घर जाके देखा? कोई बता दे, इवन यू मैम गई हैं आप कभी? नहीं, मैं नहीं गई। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरे घर आइए। हाँ, कोई भी बता दे। इवन एसी की लड़ाई है ना, शीला जी की एसी की नहीं जाती थी कि शीला जी के घर में 18 एसी है। ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा प्लान था जब वो चुनाव मैं तो आपको कह रही हूँ ना, आप आइए, खुद गिनिएगा, खुद बैठिएगा सोफा पे, खुद टाइल देखिएगा, पर्दा देखिएगा, सब लोग देखिए। ये जो राजनीति है ये धूर्तता की राजनीति है, जो गिरेबान झांक करके उन्हें देखना चाहिए कि जिस तरीके से जनता के खून पसीने की कमाई उन्होंने लुटाई, वो कभी अपने घर से बाहर निकले नहीं और रेखा गुप्ता अपने घर में घुसी नहीं है। 24/7 दिल्ली की सड़कों पे रह करके, दिल्ली के लोगों के बीच में सामाजिक धार्मिक आयोजनों में जा कर के डेलीगेशन से मिलते हुए, जन सुनवाई करते हुए जनता के बीच में काम करती है रेखा गुप्ता। ना उसे उस घर की आवश्यकता है, वो घर भी जनता का है और कार्यालय भी जनता का है। वो कार्यालय जिसमें केजरीवाल साहब ने बनाया और उसमें कभी कोई विधायक तक भी नहीं जा पाया क्योंकि वो स्वयं भी नहीं जाते थे। आज जब दुनिया वहाँ आती है, डेलीगेशन आते हैं, विधायक, रिपोर्टर सब आते हैं, वो कहते ये तो हमने देखा ही नहीं था। मेरे लिए कितना आसान था कि शीश महल जो केजरीवाल साहब ने बनाया हुआ था, मैं तुरंत कहती कि भाई ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया हुआ है तो वहीं रहना पड़ेगा। कोई चूं नहीं कर सकता था, ना ये आम आदमी पार्टी वाले ना कोई और। परंतु मैंने ये निर्णय लिया कि जनता के बीच में रह करके एक इजी एक्सेस वाला रेजिडेंस मैं लूँगी, एक प्रीमिसेस जहाँ पे 4 मंत्रियों के साथ में आपको रहना है, जो कि जनता के लिए खुला है, जन सेवा सदन के नाम से है, हजारों लोग रोजाना जहाँ आते हैं। मुझे लगता है कि ये जन सेवा और जन सेवक की भूमिका है जिसे मैं निभाती रहूँगी। पर ये शीश महल का करना क्या है ये तो बताइए। पर ये सबको जानना है कि शीश महल तो हो गया, अब उसका करना क्या है? चाहूँगी कि आप सबकी एडवाइजेज आए कि क्या करना है। 70 करोड़ रुपए जिस पे लगे हैं और करोड़ों की ज़मीन भी है, इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं अंजना जी, थोड़ा आप ही सुझाव दीजिए क्या करें। नहीं, पहले तो दिखाइए ना, पब्लिक के लिए खोलिए। आपने बताया लाखों के पर्दे हैं, हम लोग भी छू कर देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये जरूर मैं चाहती हूँ क्योंकि अभी मेरा भी जाना नहीं हुआ। मैं भी जाती हूँ और आपको भी लेके जाती हूँ और दोनों मिलकर के देखते हैं कि भाई जनता की खून पसीने की कमाई को पर्दों के माध्यम से कैसे लटकाया गया। कोई सजेशन है किसी का? म्यूजियम कितने लोग कह रहे हैं? बहुत लोग म्यूजियम कह रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को विजिट करना है। अच्छा, आ रहे हैं, अभी आएंगे, अभी देखिए आप टिकट लगा देते हैं। टिकट लगा दीजिए। तो हाँ, कम से कम उतना अमाउंट तो वापस आ जाएगा जितने का बना है। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं, वापस दिल्ली पर आते हैं। बीच बीच में शीश महल देखते ही सबका एकदम इमोशनल महिलाएं है ना, सबका आ गया कि इनको पता है कि देखे तो सही कौन सा वाला सोफा है, कौन सा पर्दा है। मैंने भी नहीं देखा। वी विल वेंट टुगेदर देयर। चलिए अब आते हैं हम दिल्ली की दूसरी बड़ी समस्या जो है मैम, वो है कूड़े की। और गाजीपुर लैंडफिल जो है उसको इतनी चर्चा हुई, पूरा इलाका उसकी वजह से मेनेस बना रहता है, सालों साल से वहाँ खड़ा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। कूड़े का जो खात्मा होना है, अगर जगह जगह अभी भी रहता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये वाला क्लेम मत कीजिएगा, अभी आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी कूड़ा है कई जगहों पर है। इसको स्ट्रीमलाइन करना, इसका आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे होगा? आपने कब मुझे क्लेम करते हुए सुना अंजना जी? मुझे 5 महीने हो गए। मैं किसी भी एक भी काम का क्लेम नहीं करती, मैं काम करती हूँ। और दिल्ली में ये जो कूड़े के पहाड़ 3, लगभग हर महीने मेरा विजिट होता है वहाँ। पीरियोडिकली कितना हाइट था, कितना हर महीने कम हो रहा है, कितना टन कूड़ा वहाँ था। आज की डेट में उसकी फ्रिक्वेंसी बताऊं, जो उनके समय में केवल मात्र 7,000 टन कूड़ा डिस्पोज होता था, आज वो 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली हम डिस्पोज कर रहे हैं। 30,000 मीट्रिक टन।
जो कूड़े के पहाड़ 60 मीटर के थे, आज वो लगभग 30 मीटर के रह गए हैं। और जो खाली जगह होती जा रही है, वहाँ पर हमने बैम्बो प्लांटेशन करवा दिया है। मैंने गाजीपुर पे मैं गई और ओखला पे मैं गई और इवन यहाँ पे भलसवा पे मैं गई। हमने खुद वहाँ प्लांटेशन करके कि जितनी जगह खाली होती जाए उस पर दोबारा कुछ ना डले, उसके लिए प्लांटेशन कराया। और निश्चित रूप में जिस तरीके से काम का फॉलोअप किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हर महीने का जो टारगेट हम देते हैं एजेंसीज़ को कि आपको इतना टारगेट पूरा ही करना है। मैं आपको एक ज्ञान की बात बताती हूँ। दिल्ली में रोज़ाना 1100 मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है, मतलब दिल्ली की पूरी जनता का 1100 मीट्रिक टन कूड़ा है, पर डिस्पोजल की जो मशीनरी थी वो केवल 7000 मीट्रिक टन की थी। तो रोज़ाना 4000 मीट्रिक टन कूड़ा लिगेसी बन रहा था, रोज़ाना। आप सोचिए कि रोज़ाना 4000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता जाएगा तो कैसे ख़त्म होगा। पहली बार सरकार ने आकर के 3 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का काम शुरू करवाया और उनको भी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में लाने की प्रक्रिया पे ला करके जो अभी एग्जिस्टिंग थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने काम किया, नया भी खोलने के लिए काम किया, ताकि जितना कूड़ा आए वो ख़त्म भी होना चाहिए। और लगातार कम हो रहा है। मैं कोई दावा नहीं करती, पर इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपको एक दिन खोजना पड़ेगा कि ये कूड़े के पहाड़ जो यहाँ हुआ करते थे वो कहाँ गए, खत्म होंगे। कोई टाइमलाइन मैं नहीं दूंगी, आप केवल विजुलाइज कीजिए। जब आप वहाँ से गुजरे तो ज़रूर देखिएगा 1 मिनट रुक करके कि कुछ कम लग रहा है। जो 60-65 मीटर के कूड़े के पहाड़ थे आज हाफ हाइट पे आ गए हैं। और ये निष्पादन एक फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट पे काम कर रही है सरकार। कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हम कर सकते हैं, कैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, इवन दिल्ली में एक नया ई वेस्ट प्लांट, भाई आज आप देखिए कितना ई वेस्ट होता है, आपकी बैटरीज, आपका बाकी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको आप कहीं डिस्पोज नहीं कर पाते। आज उसके लिए ऑफिशियली सरकार ई वेस्ट का प्लांट बना रही है ताकि पूरी दिल्ली का ई वेस्ट वहाँ पे डिस्पोज हो, वो भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए। तो हर दिशा में सरकार काम कर रही है। ऐसे ही नहीं मैं कह रही कि 24/7 काम हो रहा है, काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी जनता को देखने को मिलेंगे। अभी अभी आपने कहा कि रुक के आप लोग जरूर देखिएगा कूड़ा नीचे हो रहा है, तो केजरीवाल जी थे, सबको काम पे लगा दिया था कि वीडियो बनाओ और भेजो। अब आप कह रही हैं रुक के देखो, तो जनता को फिर आप भी काम पे लगा रही हैं कि देखो भाई मैं क्या क्या कर रही हूँ। नहीं, मैं काम पे बिल्कुल लगा रही हूँ। अब देखिए 1 अगस्त से स्वच्छता अभियान दिल्ली में, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, ये अभियान हमने शुरू किया। पूरा 1 महीना चलेगा। सरकार भी, अधिकारी भी, संस्थाएं भी, इंस्टीट्यूशन भी, सब लोग दिल्ली को कूड़ा फ्री करने के लिए, दिल्ली को गार्बेज फ्री करने के लिए काम करें। और ये दिल्ली जो है ये हम सबकी दिल्ली है, और जब सबकी दिल्ली है यानी हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी। इस भावना के साथ में यदि दिल्ली के ये 2.5 करोड़ लोग थोड़ा थोड़ा भी कूड़ा फैलाना कम कर दें और कूड़ा हटाना शुरू कर दें। देखो हम विदेश जाते हैं ना, तो ये जो मेरी बहनें हैं पर्स में रैपर वापस पर्स में रख लेती हैं, यानी कि डॉगी को भी घुमाएंगे तो उसकी पोटी पेपर में रख कर के ले जाते हैं वापस। पर भारत में इतनी आज़ादी हमें है कि हम कहीं कूड़ा डालें, अपना घर साफ करें, बाहर डालें। गाय को कुछ खिलाना है तो पूरा दिन माताजी छिलका इकट्ठा करती हैं, रात को सर्वेंट को कहती है जा डाला गाय को। कहीं पे पूजा घर का वेस्ट निकलता है तो हम कहते हैं अरे पूजा घर का डस्टबिन में मत डालियो, नहर में डाल के आ। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमारी सोच है, इसको बदलते हुए दिल्ली को अपनी दिल्ली मानते हुए कि हम सबकी दिल्ली है, इसको साफ करना, बेहतर करना, प्लांटेशन करना, ये हम सबका काम है। तो मुख्यमंत्री से लेकर के मेरी हर सहेली, हर साथी, हर संस्था इस पे काम करेगी और मिल करके दिल्ली को संवारेंगे भी और सजाएंगे भी। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है खास तौर पर आपने डॉग्स को लेकर जो कहा है या बाकी सफाई की बात की है वो बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट इश्यूज है। इनफैक्ट डॉग बाइट्स भी बहुत हो रही है, इन सब पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन डस्टबिन्स भी तो होने चाहिए ना, मतलब पब्लिक प्लेसेस में ये सरकार का काम है। मैं उस हिस्से को मानती हूँ जहाँ पर हम सबकी जिम्मेदारी है और वो हम सबको निभाना है। बिग बॉस के घर में भी टास्क मिलता है और आज बिग बॉस यही है, तो हम सबको टास्क मिला है इस बात को फैलाने का। लेकिन
डस्टबिन्स, कई लोग ये शिकायत करते हैं, आप मार्केट प्लेसेस में जाइएगा, जो डस्टबिन्स की हालत रहती है वहाँ पर डालना, डिस्पोज करना, या फिर कम कम दूरी पर जो होना चाहिए कवर्ड डस्टबिन्स, वो कैसे होगा? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हम बैठे हैं। मैं मानती हूँ कि व्यवस्थाओं को बहुत दुरुस्त करना है, हर चीज़ को। आज कल्चर कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर एक सीवर का ढक्कन भी होता है ना, जिसमें 2 इंच का लोहे का सरिया डलता है, सिर्फ इतना सा, उसको भी चुराने के लिए उस सीवर के ढक्कन को तोड़ दिया जाता है। कहीं ग्रिल लगी हो तो उसको हटा लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक करने के लिए, और जब मिल कर के ठीक करना शुरू करेंगे, जहाँ डस्टबिन चाहिए सरकार डस्टबिन भी लगाएगी, जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था भी देगी, सफाई चाहिए, कर्मचारी चाहिए, सब करेंगे, पर मिलके करेंगे। एक चीज़ जो हमने तय कर ली कि ये साफ होनी है तो होनी है, काम करना है तो करना है, और इस काम को करते हुए दिल्ली को आगे लेके जाना है। एक नेगेटिव इमेज में जिस तरीके से दिल्ली वर्षों से घिरी रही, आप पूरे देश में कहीं जाइए तो दिल्ली का नाम सुन के लोगों को सोचना पड़ता था, नहीं सोचना पड़ेगा, उनके लगेगा भी कहीं भी हो दिल्ली ज़रूर जाना है। तो दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, दिल्ली के लिए बेहतर काम करना, दिल्ली को हरा भरा करना जनता भी करेगी और सरकार भी करेगी, मिल के करेंगे। अब अगली समस्या पर आते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को समस्याओं पर नहीं रखूंगी, उसके बाद इनके प्रेरक जीवन पर भी हम लोग आएंगे, महिलाएं क्या उससे सीख सकती हैं। एक सबसे बड़ी और समस्या जो आखिरी जिस पर चर्चा ज़रूर है वो है प्रदूषण। हाल ही में पुणे के एक बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसके माता पिता ने उसे भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। अब अगर प्रदूषण का स्तर, वैसे तो मेघा रानी इंद्रदेव आप पर बहुत मेहरबान है, बारिश इतनी हो रही है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने आते आते सांस लेना मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए, मतलब ये एक स्मोकिंग चेंबर बन जाता है। बिल्कुल ठीक क्या किया है आपने, क्या ठोस है, या सब कुछ वर्षा रानी के भरोसे? बिल्कुल वर्षा रानी के भरोसे नहीं है। वर्षा नेचुरल तरीके से आए, हम उनका स्वागत करते हैं, ना हम बारिश के आने से घबराते हैं, ना गर्मी के पड़ने से, ना सर्दी के आने से। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में पॉल्यूशन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इसीलिए लगातार दिल्ली छोड़ कर के लोग दिल्ली एनसीआर की तरफ दौड़ते थे, चले जाते कि हाँ भी बाकी जगह पे शायद बेहतर माहौल मिले। और ये सच भी है कि पिछली सरकारों ने पॉल्यूशन को लेके सिवाय नौटंकी के कहें या कुछ ऐसे फेक ऑड, इवन हम पराली की दवाई बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सिवाय इसके कुछ नहीं किया। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिसने इस विषय के ऊपर डीप स्टडी करते हुए डूज एंड डोंट्स, क्या क्या होना चाहिए, हर एक सेगमेंट पे काम किया। पहली बार दिल्ली ने आपका डस्ट मिटिगेशन प्लान बनाया अपने शहर का, कहाँ कहाँ धूल उड़ती है, क्या क्या उसके समाधान करने हैं। पहली बार दिल्ली ने 1000 वाटर स्प्रिंकलर खुद दिल्ली सरकार ने अपने एंगेज करके, और केवल सर्दियों के लिए नहीं, साल भर भाई, डस्ट तो गर्मियों में भी उतनी है, सर्दियों में भी उतनी है, हर मौसम में सिवाय बारिश के। तो साल भर वो आपके वाटर स्प्रिंकलर चले। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग थी उन पर हमने स्मोक गन जो कि ऊपर से पानी डालेगी उनको कंपलसरी किया, ताकि हवा में ही पॉल्यूशन पार्टिकल बैठना शुरू हो जाए। जितनी सेंटर वर्जिज हैं, जितने उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, उसके ऊपर मिस्ट लगाने का अभी आप देखिए नई दिल्ली के एरिया में हमने शुरू किया ट्रायल, तो वहाँ पे मिस्ट लगा के हल्की हल्की बूंदाबांदी सी वो करते हैं और उससे डस्ट बैठती रहती है। दिल्ली ने अपनी मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीनरी खरीदने का पूरा टेंडर डाला है, ताकि 24 घंटे यहाँ पे सफाई व्यवस्था चलती रहे और उसके पीछे से उस पर पानी उसको सेटल करता रहे। तो हर चीज़ पे काम कर रही है दिल्ली सरकार। और इसीलिए इसी दम के साथ में जब कोर्ट ने ये आदेश दिए कि भी दिल्ली में 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल की डीजल की गाड़ी को हम पेट्रोल नहीं देंगे, उसको बैन कर दिया जाना चाहिए, और कर दिया उन्होंने, तब हम दिल्ली सरकार कोर्ट गई और जाकर के पिटीशन फाइल की कि सर आपने जो किया पिछली सरकार के कामों को देख के किया, जिन्होंने पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं किया था। नाउ जो आज की वर्तमान सरकार है वो पॉल्यूशन पे भी काम कर रही है और दिल्ली का माहौल बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को रिलीफ मिले। आप ये 10 साल और 15 साल का फार्मूला मत रखें। जो भी गाड़ी
यदि पॉल्यूशन कर रही है तो आप उसे बैन करें, और यदि वो सही दिशा में है, पॉल्यूशन नहीं कर रही है, तो कृपया करके उस गाड़ी को चलने दिया जाए। ये हमने अपने कामों के दम पे कोर्ट को कहा है। अगर कोई सरकार नहीं करती तो कह भी नहीं सकती थी। अभी विंटर में असल परीक्षा होगी, इससे पहले ही आप कोर्ट को कह रही हैं। नहीं, देखिए, गाड़ियां तो आज बैन कर रहे हैं, गाड़ियां तो आज बंद कर रहे हैं, विंटर जब आएगी तब आएगी। तो आज की स्थिति में की बात तो आज हम करेंगे। आज आप कह रही हैं कि आज तक के इतिहास में, 10 साल के इतिहास में आज का दिन सबसे साफ है, इतना तो मान रहे हैं। अब वर्षा रानी करे या दिल्ली सरकार, रेखा रानी, अब काम तो हो ही रहे ना। अब हम भी फ्रेंड्स हैं, वो मेरी मान लेती। साहब से बात कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं आप? काहे नहीं करेंगे? सैनी साहब आए थे यमुना जी से ऐसे चुरुआ में पानी लेके बिल्कुल कर रहे थे। हम सैनी साहब से कर रहे हैं। पराली वहीं जलता है, हरियाणा, पंजाब। अरे भाई, भगवंत मान जी से भी आप कांटेक्ट स्थापित करें, और सैनी साहब से भी। अब देखो, बात सुनिए, सैनी साहब से कर लेंगे, योगी जी से कर लेंगे, परंतु भगवंत मान जी को तो बेचारों को वैसे ही कुछ बोलने और सुनने नहीं दिया जा रहा। उनके साथ में तो वो पूरा का पूरा चश्मा बन करके वहाँ बैठ गए हैं कि आप देखेंगे वही जो हम दिखाएंगे, बोलेंगे वही जो हम कहेंगे, सुनेंगे वही जो हम सुनाएंगे। अब भगवंत मान जी तो बेचारे कुछ नहीं। मेरे को मिले, एक जो हमारा मीटिंग था एक चीफ मिनिस्टर्स का, तो ही वॉज वेरी अपसेट। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कह रेखा जी आप ज़्यादा अच्छी हैं मेरे से। मैंने कहा क्या? कह रहे कि आप महिला होकर भी पूरा आपको अथॉरिटी है अपना राज्य चलाने की, परंतु हमारे यहाँ तो केजरीवाल साहब गाड़ी के सेंटर में खड़े होते हैं और मैं गेट पे लटकता हूँ। आपने देखा रैली में? ये आप काल्पनिक कथा बता रही हैं या वास्तविक बातचीत है? फोटो दिखाओ भाई मैडम को। नहीं, वो तो मैंने फोटो देखी हुई है रैली में। पर भगवंत मान ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है आपसे। अब थोड़ी ना सारी बातें आपको बताऊंगी, कुछ बातें नजरों में समझने की भी होती हैं। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें देखा, कुछ नहीं, उनका काम तमाम कर रही हैं ये। रेखा जी, अरे कुछ निगाहें भी तो कह जाती हैं बात। जितना अपसेट होते क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा कर रही हैं उनके साथ? परेशान तो है ना, आफ्टर ऑल ही सीएम, उनको अथॉरिटी तो मिलना चाहिए। वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पंजाब को इतने बड़े कर्जे से हटाऊं, नशा बंद करूं, बाकी चीजें मतलब, पर नहीं कर पा रहे। पराली के लिए तो आपको योगी जी, सैनी साहब से बात करनी होगी ना? यस, ऑफ कोर्स, हर चीज़ पे काम होगा, हर सॉल्यूशन को वर्कआउट किया जाएगा। हाँ। और दिल्ली को बेहतर एटमॉस्फेयर देने के लिए काम किया जाए। योगी जी का जैसे आपने नाम लिया तो मुझे याद आया कि आजकल आप कह रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे फेवरेट सीएम है। पता क्या है, बुलडोजर पसंद आ गया। मोदी जी के गुलदस्ते में इतने कमाल के फूल हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो धामी जी हों, चाहे मोहन यादव हों, चाहे नायब सिंह सैनी हो। और आप देखिए कि हर एक जो मुख्यमंत्री है लगातार पारदर्शिता के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहा है। तो इतना सुंदर काम करने वाले देवेंद्र फर्नांडिस, इतना अच्छा काम करने वाले हमारे हेमंत जी, इतना अच्छा काम, सब कोई किसकी तारीफ करो और किसकी छोड़ो। मैं समझती हूँ ये सारे मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा सरकारों के, वो अपने आप में प्रेरणा है। और मैं तो सबसे नई वाली हूँ, लेटेस्ट एडिशन हूँ मैं, तो इसलिए मुझे तो सबसे प्रेरणा मिलती है और मैं सबकी मदद भी लेती हूँ उनसे। एक बार रुक के सोच लीजिए किसी का नाम छूटा तो नहीं है? तो भाईचारा है, वो समझ जाएंगे कि यार अब वो नए का कुछ तो मुझे लिबर्टी मिलेगा, ऐसा चलता है। आपने अभी अथॉरिटी की बात की कि भगवंत मान जी आपसे कह रहे थे, कहीं पर मिले थे, तो कि आपको तो रेखा जी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अथॉरिटी है। लेकिन क्या अभी आपके कुछ महीने हुए हैं, वो अथॉरिटी में मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब कोई पद पर पहुँचे, आगे काम करे, तो हमेशा बार बार तुम महिला हो, तुमने क्या हासिल किया महिला होते हुए, ये सवाल ना पूछे जाएँ। हमें जेंडर न्यूट्रल ट्रीट किया जाए, जेंडर न्यूट्रल माहौल में हम सब काम कर सकें। लेकिन जो स्थितियाँ रहती हैं उसमें चैलेंजेस तो रहते हैं। क्या ऐसे लोग भी मिले जो मैडम सर कह रहे थे, या सर मैडम, मतलब क्या जो लोगों का रिस्पॉन्स था, या जो मंत्रालयों में आपके लोग थे, या जो अधिकारी थे, पीएसओ था, कोई भी एक ऐसा रुख था कि सबको सर सर करने की आदत थी, और अब तो साक्षात मैडम थी। देखिए, मैं ये मानती हूँ, नो डाउट महिलाओं के आगे चैलेंजेस भी हैं और चीज़ों को करने की जिम्मेवारी भी ज़्यादा है। और जब मुझे मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेवारी मिली तो मैं भी ये सोचती थी कि कैसे करूँगी,
पर जो मैंने बात पहले कही कि निर्णय क्षमता का, साहस का कोई जेंडर नहीं होता। जब सिचुएशन आपके पास आती है और आप सही निर्णय लेते हैं तो अधिकारियों को भी समझना पड़ता है और जनता को भी समझ में आती है। और लगातार हम सब महिलाओं को खास करके, हर कोई मोदी नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो रेखा गुप्ता को मौका दे करके यहाँ पे बिठा दिया, पर हम सबको ज़रूर एक दूसरे का हाथ पकड़ के मौके देने चाहिए। एक माँ को अपनी बेटी को मौका देना चाहिए, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को आगे लाने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और आपको और मेरे को भी। अंजना जी, आप देखिए कि आज मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरे सामने एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा, आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं, तो एक क्लॉज आया तो आई वाज शॉक्ड। 1954 का बना हुआ एक कानून, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दिल्ली का, उसमें लिखा हुआ था कि महिलाएं जो हैं 9 बजे के बाद काम ही नहीं कर सकती हैं। रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक दे आर बैंड टू वर्क एट एनी वर्किंग प्लेस। आपने इसको बदला है? मैंने इसे बदला। जैसे ही मुझे दिखा, मैं कहा भाई 1994 का, 54 का, क्यों महिला काम नहीं कर सकती? आज अगर कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत है बाहर, तो हम अपनी बेटी को ये कहेंगे तो बाहर ही मत जा। मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैं गाड़ी चलाती थी कॉलेज के समय से, मेरे पिताजी ने गाड़ी दी और एक दिन बहुत ज़ोर की मुझसे एक्सीडेंट हो गया। मैं घर उस गाड़ी को जैसे तैसे करके ले आई और लाके मैंने खड़ा कर दिया और चाबी साइड में फेंक दी और पिताजी को कहा कि पापा मैं गाड़ी नहीं अब चलाऊँगी। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा देखो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप सड़कों पे निकलोगे तो एक्सीडेंट होंगे, पर आपको घबराना नहीं है। ये जीवन में एक्सीडेंट आपकी गति रोकने के लिए नहीं है। और इसीलिए जीवन में मेरी बहनों के साथ, बेटियों के साथ भी यदि कोई बात है, उससे लड़ना है, जूझना है, उसका निवारण करना है। किसी भी समस्या से डर के घर पे नहीं बैठना है। हम सबको मिलके करना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री भी करेगी और वो साधारण बहन भी करेगी, मिलके काम करेंगे। एक वर्किंग एटमॉस्फेयर देना है दिल्ली में, पूरे देश में माहौल भी हो, सुरक्षा भी हो और बहनें काम कर सके। क्यों बैन देंगे हम? ये तो पर्दा प्रथा से कम तो नहीं था कि आपको पर्दे में ही रहना है, आपको काम नहीं करना, आला ना करें उनकी मर्जी है, पर बैन कोई कर दे कि आप काम कर नहीं सकती हैं। क्यों भाई? मैं तो समझ नहीं पाई कि किस पर पलट कर एक मैम सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी और गारंटी आप लेंगी? बिल्कुल, सुरक्षा की जिम्मेदारी है सरकार की, करना ही है, कर भी रहे हैं, परंतु ये कोई कारण नहीं है मेरी बहनों को घर बिठाने का। उन सब का अधिकार है कि वो भी फील्ड में जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, उनकी इच्छा पे है, वो अपने लिए डिसाइड करेंगी, पर उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाना वो सरकार का काम है और वो सरकार पूरा करेगी। हाल ही में 2 आध्यात्मिक गुरुओं ने ऐसे कमेंट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों का क्या भरोसा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे थे कि इनका तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स होता है। उनको आप क्या सबक सिखाना चाहेंगी, अपनी बात से बोलना चाहेंगी? और मुझे लगता है एक एक वर्ड जो आप बोलेंगी उस कमरे में सभी औरतों की तरफ से होगा। देखिए, व्यक्ति की, वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अच्छा या बुरा व्यक्ति की निगाह में होता है, वो क्या देखना चाहता है। किसी अच्छी निगाह को आप में कोई अवगुण नहीं नज़र आएगा और किसी बुरी निगाह को हर एक के अंदर कुछ, सब कुछ ही गलत नज़र आएगा। ऐसे लोगों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका मन ये गवाही देना चाहिए दैट यू आर राइट, आप सही रास्ते पे हैं, सही हैं। इसके बाद किसी की परवाह मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। रेखा जी, मुझे पता है अभी तो जैसा मैंने कहा हनीमून पीरियड चल रहा है, प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य से क्यों शुरू में ही सिंह भिड़ाना है, लेकिन मुझे पता चला है और हम लोग सुनते भी रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी आपसे मुलाकात हुई है कि ये शायरी बहुत अच्छी करती हैं और बहुत अंदाज में करती हैं। तो चूंकि आज बात महिलाओं की हो रही है, वुमेन पावर की हो रही है, आपको फीमेल बॉस हम कह रहे हैं दिल्ली की, तो कुछ ऐसा सुनाइए जिससे लोगों को लगे कि हाँ एक नई सीएम आई है और उनको भी हौसला अफजाई वो कर रही हैं। अपनी बहनों के लिए कहना चाहूँगी, हर चीज़ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, इम्पॉर्टेंट है कि हम कोशिश ज़रूर करें। तो जय और पराजय से भी क्या होता है, वो कर्म है, फल जिसमें छिपा होता है।
जीवन में मिले सफलता जरूरी तो नहीं, वो कर्म है जिसमें सिद्धि छिपी होती है। अच्छा, आप में और केजरीवाल जी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मतलब ये भी मुझसे ही पूछोगी आप? मतलब कुछ आपको भी लगता होगा ना कि भाई ये आदमी ऐसे। अरे ये इनसे पूछो भाई, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ। अब मतलब मैं अगर बनाऊंगी तो बहुत बड़ा चार्टर बन जाएगा। मैं उनकी तरह जनता के पैसे पे अय्याशी नहीं कर सकती, मैं जनता के समय को खराब नहीं कर सकती। मेरा एक एक क्षण और शरीर का हर कण जनता के लिए है। मैं जनता हित में नीतियां बनाती हूँ, अपने हित में नहीं। मैं जनता के लिए किसी भी हद तक जाकर के काम कर सकती हूँ, अपने लिए नहीं। तो वो लोग वो भी यही सब कहते थे। अरे जनाब, तो 11 साल में फिर आपने यहाँ बैठ के क्या किया? तब तो आप बहुत दिखाती थी टीवी पे, देखिए देखिए। आज आप उन्हीं को डिफेंड कर रही हैं। मुझे लगा कि आज तक ही देखती थी, शक तो मुझे हमेशा था कि आज तक ही देखती रहती हैं ये। तो बताइए, पहला इंटरव्यू भले मुझे इतने दिन बाद दे रही हैं, लेकिन देखती है छुप छुप के, आज तक ही है। तो आप बताइए ना, ये तो आप ही का डिस्क्लोजर है, अब जबरदस्ती मेरे ऊपर लगा रही हैं आप। नहीं नहीं, उनका जो भी उनका घर था या जो हिस्सा दिखा, भाई वीडियो आप ही के नेताओं ने निकाला, वो सब हमने दिखाया। अब देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा रेखा जी आपकी जिंदगी में, क्योंकि जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं सब चाहेंगे कि एक सफल मुख्यमंत्री एक महिला बने, लेकिन आप बाद में चूज हुई, जनता का मैंडेट बीजेपी के लिए था और फिर आपको सीएम बनाया गया है। अगले चुनाव में आप सीएम फेस होंगी और वो डिफाइन करेगा कि आप बीजेपी को आप जिता पाती हैं या नहीं जिता पाती हैं। ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है और सभी मुख्यमंत्रियों के लिए होती है। ऐसे कौन से काम है जिसके दम पर आपको लगता है कि ये जादू की छड़ी अब चलेगी, और जो एक वक्त पर शायद शीला जी ने बहुत साल तक शासन किया, आम आदमी पार्टी ने बहुत साल तक शासन किया, वो मौका जनता रेखा गुप्ता को देगी? देखिए, वैसे तो आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब अब 5 महीने की मुख्यमंत्री से मांगे तो ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी स्ट्रेटजी, मेरा काम क्या है। मैं ये सोचती हूँ दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली की जनता को जो मिलना चाहिए, मैं उसके लिए काम करूँ। मुझे नहीं पता उसका रिज़ल्ट, उसकी पॉलिसी, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। मैं ये महसूस करती हूँ कि दिल्ली की जनता जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रही है। उसे क्या चाहिए? मेरे घर के बाहर की नाली साफ़ हो जाए, मेरी सड़क में गड्ढा ना हो, मुझे ट्रैफिक जैम ना मिले, मेरे बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, स्कूल अच्छा खासा हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, पार्क और सड़कें, फ्लाईओवर अच्छे हो। छोटी छोटी चीज़ें जो वो सोचता है उसको रहने के लिए दिल्ली में चाहिए, मेरी प्रायोरिटी है मैं वो उनको दूँ। यमुना की सफाई से लेके पॉल्यूशन बेहतर हो, ये मैं दिल्ली की जनता को दूँ। एक विश्वास दूँ, एक आशा दूँ कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री आपकी साथी है, आपकी बहन है और आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। मैं इतना कर पाऊँ, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे उसका मालूम भी नहीं है, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। आज मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो बेहतर करती जाऊँ, अच्छे से करूँ और अपनी जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा करूँ, बस मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, अभी अभी आपने भगवंत मान और केजरीवाल जी की एकदम पब्लिक लड़ाई लगाई थी, तो मैं भी एक छोटा सा ऐसा ही सवाल आपसे पूछती हूँ। साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा जी का नाम चल रहा था मुख्यमंत्री से के लिए, फिर सीएम बन गई आप, और मतलब फीमेल बॉस की बात हम कर रहे हैं, तो उनको संभालना कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो मंत्री के तौर पे प्रवेश वर्मा? अच्छा, पहले तो ये बताइए किसका नाम नहीं चल रहा था? 48 विधायक भाजपा के, 48 में से 40 का तो चल ही रहा था। आप कहते थे पूर्वांचल का होगा तो ये हो जाएगा और ये वाला होगा तो ऐसे हो जाएगा, महिला आज तक नहीं किसका नाम चलाया था महिलाओं में? मुझे थोड़ी ना याद है। अच्छा, सब याद है आपको, तभी तो। पर किसका नहीं चलाया था? किसका नहीं चलाया था? 2 महिलाएं थी, उनमें से एक आपका था। आपने कहा महिला बनी तो रेखा बनेगी। मोदी जी की टीम है ये, सभी मंत्री, सीएम, विधायक, सांसद, हम सब लोग मोदी जी की टीम के रूप में काम करते हैं। एक ही विज़न है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। वी आर टीम,
मिल के काम करते हैं। आज हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी तिरुपति बालाजी गए हैं, तो सुबह सवेरे उनका फ़ोन आया कि दीदी मैं तिरुपति बालाजी जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है भाई जाइए। तो एक टीम वर्क के नाते से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी साझी है और मिल कर के काम करने की दिशा में, दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में हम सब कर रहे हैं। निर्णय जब पार्टी लेती है उसके बाद सब उसके साथ होते हैं, तो कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं और किसी तरीके की भी उसमें बातचीत नहीं। तो दिल्ली की भाषा में सब चंगा सी। ओह बिल्कुल। मुझे याद है मैम, शुरुआत में जब आपसे एक इंटरेक्शन हुआ था, आपने कहा था, मैंने ऑफ रिकॉर्ड आपसे सवाल पूछा था कि ज़िंदगी कितनी बदलती है, और आपने कहा था मतलब ऐसे बदलाव हुए कि ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और वो घर में पूछ रही खाना क्या बनाना है। तो ज़िंदगी आपकी कैसे बदली, क्योंकि उसकी तैयारी भी शायद इस कमरे में जो बहुत सारे चेहरे हैं वो करेंगे। ज़िंदगी उस दिन कैसे अगली सुबह परिवर्तित हो गई थी आपकी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए। देखिए ये तो सच में जीवन के हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है, और जीवन में जब मुझे ये मिला कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, तो मेरे लिए भी एक बड़ा अलग तरीके का अनुभव था। और मैं बता रही थी कि जिस दिन मैं शपथ लेने जा रही थी, तैयार व्यार होकर के भी चलिए पहले मंदिर मत्था टेकेंगे और फिर शपथ जानेंगे, तो निकलते निकलते मेरे पतिदेव कहते अरे मेरा शर्ट तो बताओ कौन सा पहनना है। तो मैं कहा अच्छा ओह, मतलब मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर मेरी ये जिम्मेवारी ज़रूर है कि भाई पति का शर्ट भी बताओ, बच्चों का ब्रेकफास्ट हुआ, उनको भेजा कि नहीं भेजा। तो हम भारतीय महिला किसी भी रोल प्ले में आ जाए, वो CM हो, DM हो या अंजना ओम कश्यप हो, वो घर से निकलते हुए भी ये सोच के आते हैं कि भाई क्यों। एकदम नहीं, वो खाना वाला भी बताइए कि आपसे खाना पूछे थे PS और ये फोन नहीं उठा रही है। तो ये होता है भाई। आज भी शाम को मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो प्लीज मैम देयर इज नो माइक हियर, प्लीज। निकलते हुए मैं भाई चलते चलते भी बाहर गाड़ी तक आ गई, फिर फटाफट मुड़ के अंदर गई, तो उनको लगा मैडम कहाँ गई। तो मैं कुक को बता गई रात को तू एक काम करियो, ऐसा करियो, ये सब्जी बना ली, है ना तेरे पास सब्जी। तो ये हम भारतीय महिलाओं की खूबसूरती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी हमारे मन के उस कॉर्नर में ये रहता है कि मेरे बच्चों ने नाश्ता किया कि नहीं किया, मेरा घर सब ठीक है कि नहीं है, मेरा पति जो है वो कहाँ पे है। तो हर चीज़ से हम कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय नारी देश में सबसे मजबूत, सबसे सशक्त है और सब पे भारी है। तो चलिए इसी के साथ इस भारी भरकम इंटरव्यू का भी अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। छप छप छपाक पानी में आपकी मुस्कुराहट ऐसी ही खिलती रहे, और दिल्ली वालों को आप और भी अच्छा काम करके उनको खुशी से भरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी हमारे साथ जुड़े।